आज स्वामी जी की कक्षा की पहली क्लास है और कक्षा शुरू करने के पहले मैं अपने सभी साथियों का, छात्रों का, मित्रों का और मेरे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने किया और वो इस विषय में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो जो मकसद है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज का विषय हमारा ये है कि हर आदमी निवेश करता है और निवेश अलग अलग तरह से करता है। जानबूझकर भी करता है, समझकर भी करता है, बिना जाने बूझे भी करता है, बिना समझे भी करता है। तो हमारा इस चर्चा का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी निवेश आप करें, जो भी आपकी प्राथमिकताएं हों, सोच समझ के करें और जानबूझ के करें और ये समझें कि आप ये निवेश क्यों कर रहे हैं। आंख मूंद के निवेश ना करें या किसी ने कहा है इसलिए निवेश ना करें, मित्रों ने कहा है या आपके पिता ऐसा करते थे ऐसा ना करें, क्योंकि पिता का समय दूसरा था, आज का समय दूसरा है और आज से 10 साल के बाद समय दूसरा होगा। तो समय क्योंकि परिवर्तनशील है, इसलिए आपके निवेश के सिद्धांत और निवेश भी आपका परिवर्तनशील होना चाहिए। कोई आदमी ये समझता है कि उसे ज़मीन जायदाद पे निवेश करना चाहिए, रियल एस्टेट पे निवेश करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग निवेश करते हैं सोने में, और सोने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज्वेलरी खरीदते हैं, कुछ लोग गोल्ड के बिस्किट्स खरीदते हैं, कुछ लोग ई गोल्ड खरीदते हैं, कुछ लोग गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, सिल्वर भी इसी रूप में खरीदते हैं। अपना उनकी चॉइस है, वो कर सकते हैं और करना चाहिए उन्हें। कुछ लोग ऐसे हैं जो आरबीआई बॉन्ड में निवेश करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो AAA+ कंपनीज हैं उनके फिक्स डिपॉजिट्स में निवेश करते हैं, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनीज में निवेश करते हैं, कुछ बैंक के फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चिट फंड में निवेश करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां उन्हें लोग ये कहते हैं कि हम आपको 30% का रिटर्न देंगे, 2 साल में पैसा दुगना हो जाएगा, 3 साल में दुगना हो जाएगा। और वो क्योंकि जानकार नहीं हैं, क्योंकि वो भूले आश्वासनों में फंस जाते हैं, इसलिए अपना पैसा उसमें लगाते हैं और डूब जाते हैं, उनका पैसा डूब जाता है। तो ये आज हमारा विषय है। तो निवेश कैसा होना चाहिए, तो मोटे मोटे सिद्धांतों पे हम बात करते हैं कि पहली चीज जो आपको निवेश करते समय देखनी चाहिए, 3 चीजें देखना बहुत आवश्यक है निवेश करते समय। एक है रिटर्न, एक है रिस्क और एक है लिक्विडिटी। हर निवेश के विकल्प के रिटर्न अलग अलग हैं और उनमें रिस्क भी अलग अलग है और उसकी लिक्विडिटी प्रोफाइल भी अलग अलग है। जैसे जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आपको लगता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसका दाम जो है हर साल 15% बढ़ जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन वो दाम तब बढ़ता है जब आप उसको बेचते हैं। तो रियल एस्टेट में लिक्विडिटी उतनी अच्छी 90% केस में नहीं होती। जब आप खरीदते हैं तब तो आप तुरंत जाके खरीद सकते हैं, पैसा आपकी जेब में है, चेक दिया और आपने प्रॉपर्टी खरीद ली। लेकिन जब आप उसको बेचने जाते हैं तो खरीदार नहीं मिलते, और जो दाम पे आप सोच रहे थे कि आप बेचेंगे, जो मार्केट प्राइस है, उससे 20% पे आपको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि आपकी डिस्ट्रेस सेल होती है और खरीदने वाला उसका फायदा उठाता है। तो रियल एस्टेट में रिटर्न ज़्यादा हो सकता है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन लिक्विडिटी की समस्या है। आप आरबीआई बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, इंटरेस्ट कम मिलता है, रिटर्न कम मिलता है, रिस्क नहीं है, जीरो है। लेकिन रिटर्न कम है, रिस्क कम है, और लिक्विडिटी जो उसका टेन्योर होगा उस पर आपको पैसा मिल जाएगा। तो निश्चित रहिए कि आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन पैसा मिल जाएगा। AAA+ कंपनी में आप पैसा लगाएंगे तो रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी होगी। इसके बाद अगर आप बैंक FD में पैसा लगाएंगे तो इंटरेस्ट जो है वो कम होगा, रिस्क भी कंपैरेटिवली कम होगी, लेकिन रिटर्न भी कम होगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आपको हो सकता है 10-11% का रिटर्न मिल जाए, लेकिन रिस्क और ज़्यादा होगी और लिक्विडिटी भी हो सकता है ना हो। चिट फंड में पैसा लगाएं, किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाएं जो कि आपको आश्वासन दे कि 2-3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा,
उसमें रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, रिस्क बहुत ज़्यादा है और लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपको रिटर्न मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन 99% चांस है आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर कोई आदमी आपको आश्वासन दे रहा है कि आपका पैसा 3 साल में डबल कर देगा, 2 साल में डबल कर देगा, इसका माने आपका पैसा नहीं मिलेगा। 99.9% के पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई दुनिया में ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें कोई भी आदमी पैसा 50% के रिटर्न पे कमा के आपको 40% का रिटर्न दे सके। ये संभव ही नहीं है, इसलिए आपका पैसा डूबेगा, वो आपको मूर्ख बना रहा है। तो ऐसे निवेश के विकल्पों से आपको बचना चाहिए। दूसरी बात आपको ये समझनी चाहिए कि इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, और दूसरी बात ये कि जैसे जैसे आप अधिक रिटर्न की अपेक्षा करते हैं वैसे वैसे आपका रिस्क बढ़ता जाता है। इसका मतलब यह है, अगर आप 5% रिटर्न पे खुश हैं, आरबीआई बॉन्ड के रिटर्न पे खुश हैं, रिस्क बिल्कुल नहीं है, पैसा मिलेगा लेकिन रिटर्न बहुत कम है। अगर आप 6.5% का रिटर्न चाहेंगे तो रिटर्न बढ़ेगा लेकिन रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 9% का रिटर्न चाहेंगे तो रिटर्न और बढ़ेगा लेकिन रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 12% का रिटर्न चाहेंगे, 40% का रिटर्न चाहेंगे तो रिटर्न बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होगा लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका माने रिटर्न और रिस्क का एक कोरिलेशन है। तो जो भी आप निवेश करें उसमें रिटर्न और रिस्क के बारे में जरूर सोच लें। अब आते हैं सोने के विकल्प में। हमारे यहां यह कहा गया है कि सोना खरीदना शुभ होता है लेकिन बेचना अशुभ होता है। इसका माने कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है कि वो सोना तभी बेचती है जब उस पर कोई मजबूरी आती है, नहीं तो नहीं बेचती। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर आपके पास गोल्ड बिस्किट्स हैं या बार्स हैं तब तो बात अलग है, 2-4% इधर उधर आपको मिलेगा, लेकिन आपको पैसा शायद मिल जाए अगर वो शुद्ध सोना है तो। लेकिन आप ज्वेलरी अगर खरीदेंगे तो उसमें 15% मेकिंग चार्जेस तो आप पहले ही दे चुके हैं जब आपने खरीदा था, और जब आप उसको बेचने जाएंगे तो उसको बेचने वाला, आप खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि जो आपको पैसा मिले वो 70% दाम में मिले। तो जो चीज़ आपने 20,000 की खरीदी थी, आप सोचते थे मार्केट रेट 30,000 का है, लेकिन 15% का मेकिंग चार्जेस और बाकी कमीशन मिला के आपको उसका रिटर्न वो मिल रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ज्वेलरी में ये स्थिति है। आप ई गोल्ड में पैसा लगाएंगे जहां पे गोल्ड का फिजिकल पोजीशन आप नहीं लेंगे, और जैसे डीमैट अकाउंट आपका शेयर मार्केट में होता है वैसे ही आपका अकाउंट होगा। बैंक में जैसे पैसे जमा होते हैं वो आपके शेयर एक गोल्ड खरीदेंगे और उस समय में जो गोल्ड का दाम होगा उस दाम पे आपके अकाउंट में आ जाएगा गोल्ड, और जब आप बेचेंगे 1-1.5% जो भी कॉस्ट आएगी वो दे के बाकी आपको पैसा मिल जाएगा। तो उसमें कम से कम रिस्क आपकी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से किसी भी कमोडिटी को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। उसमें आप फॉरवर्ड भी ले सकते हैं, फ्यूचर्स भी ले सकते हैं। ऑप्शन मतलब फ्यूचर डेट में अगली डेट के लिए उसको खरीद सकते हैं। आज खरीद लें, बाद में बेच दें, आज बेच दें, कर खरीद दें, जो भी चाहें आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप कमोडिटी में भी कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है शेयर मार्केट होता कैसे है, शेयर मार्केट में क्या होता है। ये तो हम आगे के अपनी क्लासेज में डिस्कस करेंगे। शेयर मार्केट क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, कंपनी को क्या फ़ायदे होते हैं, प्रमोटर को क्या फ़ायदे होते हैं, निवेशक को क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, निवेशक को किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल ये बात करें, ये प्रश्न उठेंगे आपके दिमाग में कि मुझे बड़ी कंपनियों के शेयर्स में निवेश करना है, मध्यम कंपनियों में करना है या छोटी कंपनियों में करना है। शेयर में इतना उतार चढ़ाव क्यों होता है और ज़्यादातर लोगों का शेयर मार्केट में नुकसान क्यों होता है। कुछ लोगों का फायदा होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का, ज़्यादातर लोगों का नुकसान होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मुझे लगता है इसलिए ऐसा होता है क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं मार्केट में, चाहे वो गोल्ड मार्केट हो, चाहे रियल एस्टेट मार्केट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो। एक होते हैं वीक हैंड्स, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स। वीक हैंड्स कौन होते हैं? वीक हैंड्स वो होते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जो अज्ञानी हैं या पढ़े नहीं है, समझ नहीं, उन्हें वो सब्जेक्ट उनकी मास्टरी नहीं है, पैसे की भी कमी है, होल्ड भी नहीं कर सकते। और दूसरे लोग वो होते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार होते हैं, उन्हें सब बारीकियां पता होती हैं, पैसा भी उनके पास बहुत होता है, होल्ड भी कर सकते हैं, जब मनाए खरीद सकते हैं, जब मनाए बेच सकते हैं।
तो नॉर्मली ये होता है कि जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, जिनके पास नॉलेज होती है, पैसा होता है, वो हमेशा पैसा बनाते हैं। और जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो वीक हैंड्स होते हैं, जिनके पास ना पैसा होता है ना नॉलेज होती है, वो हमेशा पैसे का नुकसान करते हैं। तो आप कैसे वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड बने, आप कैसे नॉलेजेबल इन्वेस्टर बने, कैसे आँख खोल के आप निर्णय लें, कोई आपको मूर्ख ना बना सके, ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो, हम इसका प्रयास करेंगे। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब आप मार्केट बहुत ऊपर जाने लगता है, तो एक वॉरेन बफेट ने एक बात कही थी कि व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी बी पैनिकी, व्हेन द मार्केट इज पैनिकी बी ग्रीडी। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट में हर आदमी शेयर मार्केट या गोल्ड या रियल एस्टेट किसी की भी बात करने लगे, ये बहुत तेज हो गया, बहुत तेज होगा, दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, वो समय होता है चीज़ को बेचने का। और जब कोई आदमी, पूरा जनसंख्या और सारे लोग, आसपास के लोग ये कहने लगे कि ये चीज़ तो निवेश करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे गोल्ड हो, वो समय खरीदने का होता है। ये उल्टी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मार्केट में आप 100 लोगों से मिले और हर आदमी कहे कि गोल्ड खरीद लो, तो वास्तविकता में सिद्धांत ये तो कहता है कि आपको गोल्ड उस समय बेच देना चाहिए। और जब सब लोग कहें, 100 लोग के में 100 लोग कहें कि इसको बेच देना चाहिए, तो वो खरीदने का समय होना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट में निराशा बहुत ज़्यादा होती है तो मार्केट ऊपर जाता है, वो बाउंस करता है। और जब मार्केट में बहुत ज़्यादा यूफोरिया होता है, बहुत ज़्यादा आशावाद होता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उन्माद होता है, वो मार्केट के नीचे जाने का टाइम होता है। ये आपको समझना है। इसके बाद आपको ये समझना है कि एक फाइनेंस में हम लोग कहते हैं रूल ऑफ 100 है। रूल ऑफ 100 ये है कि आपकी जो उम्र है, उस उम्र का, मान लीजिए मेरी उम्र 70 है, तो मेरे को 70% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट शुड बी इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब जहां पे रिस्क कम हो, चाहे वो बॉन्ड में लगे, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट में लगे, चाहे वो आरबीआई बॉन्ड में लगे, क्योंकि उसमें रिस्क कम है, रिटर्न कम है लेकिन रिस्क कम है। क्योंकि जिसकी उम्र ज़्यादा है वो रिस्क लेने की स्थिति में नहीं, और नहीं लेनी चाहिए उसको रिस्क। ये कॉमन सिद्धांत है। वो अलग बात है कि हर व्यक्ति का अपना एक परिवेश होता है, उसकी एक व्यक्तित्व होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो एक अलग मुद्दा है। और जो एक 25 साल का बच्चा है, उसके बाद अभी 40-45 साल आगे पड़े हुए हैं, तो वो रिस्क ले सकता है। तो उसको 25 साल के बच्चे को 75% इक्विटी में, माने शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, और 25% उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना चाहिए, ऐसे निवेश में लगाना चाहिए जहां पे रिस्क कम हो। उसे ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता, क्योंकि वो अभी अगर रिस्क होगी भी, मार्केट नीचे में चला जाएगा, लंबा समय है, वो उसको झेल लेगा। और उतना ही निवेश कीजिए जितना आप रिस्क आपकी, क्योंकि हर आदमी का एक रिस्क प्रोफाइल अलग है, रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जुझारू होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफेंसिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं। तो अपनी प्रोफाइल को समझिए, अपने आय के स्रोत को समझिए। वॉरेन बफेट ने यह भी कहा था कि उन्होंने 12 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया शेयर मार्केट में, और आज दुनिया के तीसरे चौथे सबसे बड़े पूंजीपति हैं। उन्होंने कहा कि मेरे को बड़ा अफसोस है कि मैंने 12 साल की उम्र में निवेश करना क्यों शुरू किया, 5-6 साल की उम्र में क्यों नहीं करना किया। इसका मतलब यह है कि जितनी जल्दी आप निवेश करेंगे उतना ज़्यादा आपको बुढ़ापे में कष्ट कम होगा। अगली बात यह है कि जब आप निवेश करें तो उस निवेश के इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सब्जेक्ट ये आप नहीं कह सकते, या आप रिस्क नहीं ले सकते कि साहब मेरे को पता नहीं था, वो रिश्तेदार ने बता दिया, पड़ोसी ने बता दिया, क्योंकि ये आपका पैसा है, ये आपकी औलाद की तरह है। जितना ध्यान आपका औलाद रखेगी बुढ़ापे में, उतना ही ध्यान आपका पैसा रखेगा। पैसा जेब में नहीं होगा, बहुत मुश्किल जीवन में होगी। पैसा होगा तो चीज़ें तब भी ठीक हो जाएंगी। इसलिए पैसे को बड़े संभाल के, लक्ष्मी को बड़ा मान सम्मान देते हुए और उसका आदर करते हुए, तो रिसर्च कीजिए, पढ़िए, सीखिए। इसीलिए मैंने चैनल शुरू किया है कि आपको जो भी जिज्ञासा है, जो भी परेशानी है, जो किसी से आप नहीं पूछ पाते, जो आपको नहीं समझ में आती, तो आज से 3-4 महीने के बाद ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और आज जब प्रश्न पूछेंगे मैं उसका जवाब भी दूंगा, हम अगले चैनल एपिसोड में उसको बताएंगे भी, और इसी लक्ष्य से कि आपको चीज़ें समझ में आएँ। अब सवाल ये होता है कि ये जो आप निवेश करेंगे, इसको
कब किस निवेश में करना चाहिए और कहाँ से निकाल लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बड़ा जीवन का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, और ये कहा भी क्या है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे जाती है, जो नीचे जाती है ऊपर जाती है। माने जीवन जो है एक चक्र है। जैसे अपने अपने उसमें देख लीजिए आप, आपका बाल्य जीवन था, आपका गृहस्थ आश्रम था, आपका वानप्रस्थ था, आपका सन्यास था। पेड़ में हरे पत्ते आए, बड़े हुए, सूखे, गिर गए, नए पत्ते आ गए। तो ये चलता रहेगा, प्रकृति का नियम है, ऐसे ही चलता रहेगा। यह मनुष्य के साथ भी चलेगा। सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा, या दुख इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको महसूस होना बंद हो जाएगा। लेकिन सुख दुख का चक्र है। उसी प्रकार से हर निवेश के विकल्प का भी एक चक्र है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे शेयर मार्केट हो, या कोई भी रियल एस्टेट हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो लगातार बढ़ती जाए। वो कुछ समय तक बढ़ेगी और उसके बाद गिरनी शुरू हो जाएगी, फिर गिर के फिर बढ़ेगी। इसका खेल जो है वो पूरा पूरा डिमांड सप्लाई पे है, मांग और पूर्ति पर। क्योंकि होगा क्या, मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जब रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, हर आदमी रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू कर देगा, क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो लोग अपने जो दूसरे धंधे हैं छोड़ छाड़ के रियल एस्टेट में बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर देंगे। सप्लाई बढ़ जाएगी, पूर्ति बढ़ जाएगी, डिमांड उस हिसाब से बढ़ेगी नहीं। तो जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो दाम गिरने शुरू हो जाएंगे। तो एक पीक पहुंचेगा, उसके बाद दाम गिरने शुरू हो जाएंगे, और जब बहुत दाम नीचे चले जाएंगे तो सप्लायर जो हैं, जिनको फ़ायदे की उम्मीद से उन्होंने बढ़ाया था सप्लाई, वो बनाना बंद कर देंगे। बनाना बंद हो जाएगा, डिमांड उसी रेट से बढ़ती रहेगी, तो फिर वो ऊपर चलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही शेयर मार्केट में है, डिमांड सप्लाई के बेसिस पर प्राइसेस ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो अगर इस चक्र को आप समझ गए और आपने इसका अध्ययन, स्व अध्ययन करना शुरू कर दिया, खुद पढ़ना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, पैसा ऐसी चीज़ है, निवेश ऐसी चीज़ है कि इसको सबको पढ़ना चाहिए। ये कहना ठीक नहीं है कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंस आपका बैकग्राउंड नहीं है। अरे पैसा तो आपको चाहिए ना, बैकग्राउंड हो ना हो, पैसा चाहिए। तो इसलिए अगर इस चक्र को आप समझ गए तो ये भी जरूरी नहीं है कि हर सेक्टर से एक समय में ऊपर जाएं। जैसे एफएमसीजी है, या आईटी सेक्टर है, या मेटल सेक्टर है, ये सारे सेक्टर, एक फार्मास्यूटिकल है, ये एक साथ ऊपर नहीं जाते हैं। कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है, कभी स्मॉल कैप ऊपर जाता है, कभी लार्ज कैप नीचे जाता है। ये सब ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन अगर आपने ये अध्ययन कर लिया कि कौन अपने पीक पे पहुंच गया और गिरने वाला है और आपने बेच दिया, और आपने ये पता चला लिया कि कौन बिल्कुल अपने बॉटम पे पहुंच गया है, उठने वाला है, तो आप खरीद लिया, तो आप पैसा कमा लेंगे, बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न कमा लेंगे और करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, जैसे बहुत लोग बने। और नहीं अगर समझेंगे तो बिल्कुल पैसा डूब भी सकता है। तो अपने एपिसोड से मैं कोई टिप नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा कंपनी के बारे में, कौन सा शेयर खरीदो बेचो नहीं बताऊंगा। मैं केवल आपको वो चीज़ बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, जो इस एपिसोड में मैंने थोड़ी बहुत आपको बताई। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा आपसे निवेदन है कि कमेंट जरूर करें, और कमेंट करने के साथ साथ अपने प्रश्न पूछें। आप क्या और जानना चाहते हैं, और इस चर्चा में क्या कमी रह गई और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता था, और अगली चर्चा में मैं क्या डिस्कस करूं। क्रमवार चलूंगा, सबकी बात तो नहीं मान पाऊंगा, क्रमवार चलूंगा, लेकिन वो चीज़ मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको मिल जाए जो आप प्रश्न पूछें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। तो इसे सर्कुलेट कीजिए अपने मित्रों में, जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि मैंने 40 साल यही सब्जेक्ट पढ़ाया है और मैंने इसका वो किया है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे मुझे लाभ होगा। और उसके बाद आगे भी इस वीडियोस को देखते रहें। लेकिन 3-4 महीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से अगर मैं सुनाता रहा, आप सुनते रहे, आप प्रश्न पूछते रहे, मेरी आलोचना करते रहे, मेरे प्रशंसा करते रहे, तो इसी विचार विमर्श से, इसी आपसी प्यार मोहब्बत से मेरी क्लास में, लेकिन क्लास में कोई लेट नहीं आएगा। मैं बड़ा लीनियंट टीचर हूँ, लेकिन बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर भी हूँ। तो मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर 10 बजे की क्लास है तो कृपा करके 10 बजे खोल के बैठ जाइए और नोट्स बनाते रहिए, कॉपी में लिखते चलिए, जिससे कि MBA फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया है, जो पढ़ते आए हैं,
आप भी 6 महीने के बाद उनसे कहेंगे बेटा आ जाओ, चलो फाइनेंस पे डिस्कस करते हैं, तुम पूछो मैं बताता हूँ, ये शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, ये बॉन्ड यील्ड क्या होती है, और ये इंटरेस्ट रेट का शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट में क्या अंतर पड़ता है। तो मैं आपको उस स्तर तक पहुँचा सकता हूँ अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए, अगले संडे को फिर 10 बजे मिलेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए, प्रश्न पूछिए और आलोचना कीजिए। जितनी आप आलोचना करेंगे उतना मुझे लाभ होगा, उतना मैं अपने सुधार की संभावनाओं ढूंढूंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।